आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 of our syllabus, which is sentence types, active, passive voice, direct, indirect speech, as you can see on the screen. Before starting this chapter off, I just want to tell you that अभी जो हमने चैप्टर पढ़कर आए थे ना पीछे, that was communication, which was a theory, और अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, this is the core English grammar. अब आप बोलोगे कि इंग्लिश और ग्रामर क्या होता है मैम, फर्क क्या है दोनों में? दोनों तो सेम ही होता है। जी नहीं, इंग्लिश और ग्रामर दो अलग अलग वर्ड्स है और दोनों का मीनिंग भी अलग होता है। इंग्लिश क्या एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, राइट? लेकिन ग्रामर क्या है ना, ग्रामर आपको बताता है कि आप जो वर्ड्स है ना उसको किस तरीका से लिखोगे या बोलोगे, जो नेसेसरी आपको मात्राएं की जरूरत पड़ती है वाइल राइटिंग समथिंग और वाइल सेइंग समथिंग यू टेक अ पॉज एंड यू इंक्लूड वेरियस एनोटेशंस। तो वो सारी चीज हमको इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर सिखाती है, ठीक है ना? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर वर्ड का मतलब क्या होता है। ग्रामर हमें तरीका बताता है कि किसी भी चीज को किस तरह से प्रेजेंट करना है या तो किसी तरह से बोलना है, ठीक है? तो इस चैप्टर का गोल्स क्या है? हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? ये चैप्टर से हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गिवन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। मतलब कि पहचानना है और समझना है कि क्या मतलब होता है अगर कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं या बोले जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हमें समझना है। दूसरा, एनालाइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग ग्रामेटिकल टर्म्स करेक्टली। मतलब कि एक सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, माने इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, वी हैव टू आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी मिस्टेक्स और नॉट। तीसरा बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द कोहेरेंस ऑफ पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का नॉलेज जानना है और पैराग्राफ्स और टेक्स्ट बनाने हैं। देखो, एक बहुत सारे शब्दों से बनता है सेंटेंस और बहुत सारे सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ। तो हमें उसका नॉलेज अगर नहीं होगा ग्रामर का, so that will not lead to paragraphs and text. Only when we are able to construct the sentences, we'll be able to make the paragraph and text. तो वही बोल रहा है। Next है use grammatical structures meaningfully and accurately in oral and written work. मतलब कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हम यूज करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ उसका एक मीनिंग होना चाहिए, या जो मैं लिख रही हूँ इट शुड हैव सम मीनिंग। Whether it is in written form or oral form, it should always have a meaning. And the last one says identify and rectify their own errors while using targeted grammatical structure. Only when we are able to write or speak in correct grammar, then only we are able to rectify mistakes. अगर हमें knowledge ही नहीं होगी किसी चीज की तो हम उसकी गलतियां कैसे निकालेंगे? So to rectify our own errors, we have to be very much sound in grammar. So the goals are clear कि what will we understand from this chapter, right? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ग्रामर की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, तीन अलग अलग टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल और तीनों का डिफरेंसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नॉलेज मिलेगा हमें फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में, कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं, कितने टाइप के क्लॉजेस होते हैं। एक सेंटेंस के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम, टाइप कौन सा है सेंटेंस का उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, सो वी विल आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। Then we will understand subject verb agreement and tenses, differentiate between active and passive voice and learn reported speech. तो ये पूरा चीज हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है? Now we will start off with our chapter. ग्रामर का एक ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया, ग्रामर होता क्या है। इन डिटेल आप तभी समझ पाओगे जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ग्रामर ऑल अबाउट। सो we'll start with our first topic, that is phrase. Okay. पहले मैं रीड करती हूँ what is written in the material. Phrase, clause and sentence are the three structural units that create meaning in language. They comprise of groups of words with meaning.
Understanding these basic units is the foundation of learning English grammar. Okay. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फ्रेज क्लॉज सेंटेंस ये तीनों ही एक यूनिट है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बनाते हैं. हमारा जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली वेरियस यूनिट्स. अमंग दोज phrase, clause and sentence are the three structural units which give some meaning to a language. ठीक है. इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है. ठीक है. अब फ्रेज क्या होता है इन डिटेल. Phrase is a group of words that make sense but not complete sense. It cannot stand alone but can be used as a part of a sentence. Okay. मैं आपको बोलती हूँ चारू कि tell me anything in English. Do you know how to speak in English? Please tell me something in English. तो आपने बोला मैम evening. मैंने बोला evening. इंग्लिश में कुछ बोलो तो आपने बोला evening. फिर मैंने बोला थोड़ा अच्छे से बोलो, क्लियरली बोलो. आपने बोला इन द इवनिंग. नाउ यू टेल मी, इन द इवनिंग जो वर्ड है, इज इट गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग कि व्हाट यू वांट टू टेल? यस और नो? नो मैम. नो मैम. Correct. So when I ask you to tell me something in English, then if you are saying something in like 2-3 words and that is giving you some hint but not a complete sense, you know, it's not giving you a complete meaning what you want to convey, then in this case it is known as a phrase, because here you are using a group of words which is making sense, you know, but it is not making a complete sense. Similarly, if you say I walk in the evening, instead of in the evening, now you are telling I walk in the evening. Now tell me, is it making a complete sense? Yes ma'am. Very good. So it is giving you a clear idea that you are talking about yourself, that you usually walk in the evening. So अभी जब मैंने पूरा बात बोला ना, आई वॉक इन द इवनिंग, ये क्या था? ये एक कंप्लीट सेंटेंस था. बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो फ्रेज पढ़ रहे हैं. और फ्रेज क्या होता है? ये तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कुछ मीनिंग देता है बट आधा अधूरा मीनिंग देता है. जैसे कि मैंने बोला इन द इवनिंग, ये इन द इवनिंग मुझे क्लियर नहीं है, बस इतना पता चला इन द इवनिंग का मतलब होता है शाम को. अब क्या चीज शाम को हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये नहीं पता. तो ये एक फ्रेज है बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is giving you some idea but it is not giving you the complete idea. तो फ्रेज क्या होता है? यही होता है. अकेले इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, but when they are used in a sentence, it gives them a meaning. Like in the evening का अपना अलग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं बोलूँ I walk in the evening, it is giving you some idea, right? कि आप शाम को वॉक करते हो. तो दैट्स द डिफरेंस. तो फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका पूरा अपने आप में मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हम उस किसी सेंटेंस में उसे लगाते हैं देन इट गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग. आई होप इट इज क्लियर फ्रेज क्या होता है. यस मैम. गुड. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. देयर आर बेसिकली मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. वन बाय वन विल डू ईच. पहला आता है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज. ओके. प्रेपोजिशनल फ्रेज, आपने प्रेपोजिशन वर्ड कम अक्रॉस किया होगा इन योर स्कूल टाइम. प्रेपोजिशंस वी आर ऑल यूज्ड टू इट, राइट? व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? सो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है ना, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो स्टार्ट होता है विद अ प्रेपोजिशन and then generally it is followed by a noun or a pronoun. For example, I say, suppose I say, मैम ये वाला किधर है? क्या टॉपिक है इसका? ये बुक में मेरे को शो नहीं हो रहा. yeah. So we were starting about prepositional phrase. Prepositional phrase में मैंने क्या बोला कि it starts with a preposition and it is followed by a noun or a pronoun. या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो एक नाउन की तरह बिहेव करता हो. ठीक है. जैसे कि देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, माई कार इज स्टक इन द पॉट होल. माई कार इज स्टक इन द पॉट होल. इसका मतलब है कि जो मेरी गाड़ी है वो गड्ढे में फंस चुकी है, गड्ढे में जाके फंस गई है, स्टक हो गई है वहां पे पॉट होल. देखिए छोटा सा गड्ढा होगा, वहां पे जाके गाड़ी अटक गई है. नाउ टेल मी, यहाँ पे देखो इन दी पॉट होल इज यू नो बोल्ड किया हुआ है. क्यों
क्योंकि इन क्या होता है प्रेपोजिशन। अच्छा, इन दी पॉट होल, पहला बात हम लोग फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो आपका काम होगा आइडेंटिफाई करना इस सेंटेंस में फ्रेज क्या होता है। अभी हमने एग्जांपल से पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, बट व्हेन वी ऐड इट इन अ सेंटेंस इट गिव्स इट अ कंप्लीट मीनिंग। तो यहाँ पर इन द पॉट होल फ्रेज है वो तो समझ में आ रहा है। अब हमारा काम है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना। अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि prepositional phrase starts with a preposition, right? So in the pothole will be the answer. In the pothole यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा prepositional phrase। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, my mother prepares food for the entire family. My mother prepares food for the entire family. Tell me, यहाँ पर फ्रेज क्या है, पहले तो फॉर दी एंटायर फैमिली, क्योंकि अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ये एक फ्रेज है। अब इसमें हमको देखना है प्रेपोजिशनल फ्रेज कहाँ से कहाँ तक है। फॉर दी एंटायर फैमिली, वाई फॉर, बिकॉज फॉर इज अ प्रेपोजिशन, वी नो दैट, एंड वी हैव जस्ट नाउ रेड की प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। यहाँ पे फैमिली या एंटायर फैमिली हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, कॉमन नाउन। तो फॉर दी एंटायर फैमिली हो जाएगा यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज। एनी डाउट प्रिया और चारू इन दिस? नो मैम। ओके, नो मैम। गुड, फाइन। प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा एडजेक्टिव्स या एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहे हैं तो वो नाउन के बाद में आएगा, क्योंकि देखो नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम नाउन होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी क्वालिटी होती है। तो कभी भी आप किसी की क्वालिटी उसके नाम के पहले बोलोगे क्या? आप बोल रहे हो शी इज काइंड, काइंड इज शी बोलोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। शी इज काइंड, पहले बताओ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि प्रीति इज काइंड, आप बोलोगे काइंड इज प्रीति, एडजेक्टिव को पहले लगाओगे? ऑब्वियसली नो, नाउन पहले आएगा उसके बाद उसकी क्वालिटी आएगी। यहाँ पे नाउन क्या है, प्रीति, और काइंड क्या है, इसकी क्वालिटी, एडजेक्टिव। तो प्रीति इज काइंड, that means what it is saying that always whenever it is acting as a adjective ना, तो नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आता है, जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज। व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? अ फ्रेज दैट डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन इज अ नाउन फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज जो नाउन का काम करता हो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल, Sarita eats a lot of food at lunch. Sarita eats a lot of food at lunch. यहाँ पर हमें देखना है कि नाउन क्या है और which particular words are used as a noun here. Lot of food at lunch. देखो सरिता क्या है, एक नाउन है। Eats क्या करना है, verb है, she is doing a work. What is she doing? She is eating. So these two are not a phrase. But what is she eating? A lot of food at lunch. अभी हमने पढ़कर आया फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी, बट वी आर स्टडिंग नाउन फ्रेज, सो वी हैव टू सी अ फ्रेज विच इज एक्टिंग एज अ नाउन। A lot of food at lunch. लॉट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि बहुत सारा फूड। एट लंच, टाइम बता रहे हैं कि कब, लंच पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट किसी भी तरह से हम लोग नाउन फ्रेज को यूज कर सकते हैं, एंड नॉट नेसेसरी नाउन, इट कैन बी अ प्रोनाउन एज वेल। सो यहाँ पे लॉट ऑफ फूड एट लंच हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। व्हाट इज अ वर्ब फ्रेज? Verb phrase consists of a main verb and one or more helping verbs linked together. जिस फ्रेज में एक मेन वर्ब होगा और उसके साथ में एक या दो छोटे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे एक साथ, तो हम लोग उसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू, श्याम हैज ईटन अ चॉकलेट। श्याम हैज ईटन अ चॉकलेट। देखो वर्ब की बात हो रही है, और वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है, माने कोई भी काम करना को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है, वर्ब है। ईट, प्ले, वॉक, ये सब वर्ब है। कोई भी तरह का एक्शन करना इज अ वर्ब। तो टेल मी, श्याम हैज ईटन अ चॉकलेट में ईटन एक तरह का वर्ब है, इट्स अ डूइंग वर्ड, तो ईटन हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन अभी अभी हम ऊपर क्या पढ़े कि एक मेन वर्ब होगा और उसके साथ में वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स होगा लिंक टुगेदर। तो आप देखो यहाँ पे ईटन के साथ कौन सा वर्ड लिंक किया गया है, हैज ईटन,
और आपको पता होना चाहिए हैज भी एक वर्ब के साथ ही आता है, इट्स अ वर्ब ओनली, फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हैज ईटन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इफ आई से श्याम वॉज ईटिंग अ चॉकलेट, तो यहाँ पे वॉज ईटिंग हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। Good. Next है हमारा adjective phrase. Adjective phrase is a group of words that has an adjective as its head is called an adjective phrase. It can be formed out of an intensifier and adjective. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक group of words जो कि एक adjective होता है जिसमें उसका main head में, तो हम लोग उसको adjective phrase बोलते हैं। माने अगर मेन जो बात हो रही है ना जिस सेंटेंस में जिस चीज की, दैट शुड बी एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैरी इज स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे हम मैरी के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मैरी स्लो एंड स्टडी है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी यहाँ पर एडजेक्टिव है और वही हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। माने क्वालिटी बता रही हूँ ना मैं किसी की, दैट इज ओनली एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें एडजेक्टिव उसके हेड में होगा। नेक्स्ट है the dazzlingly beautiful woman walked down the street. The dazzlingly beautiful woman walked down the street. तो यहाँ पर dazzlingly beautiful is identifying the quality of the woman, that how beautiful is she. So dazzlingly beautiful is the adjective phrase here. So that was all about phrases. So we have studied 4 types of phrases: prepositional phrase, noun phrase, verb phrase and adjective phrase. So I hope it is clear. Okay. So moving on to the next topic, clause. What is a clause? A group of words which contain a subject and a verb are called a clause. A clause can make complete sense on its own or may form a part of a sentence. यहाँ पे क्या बोला कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्लॉज। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, किसी भी सेंटेंस का ना 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो ध्यान रखना, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वो पर्सन या वो टॉपिक हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देन फिर प्रेडिकेट क्या होता होगा? प्रेडिकेट होता है जो रिमेनिंग पार्ट होती है सेंटेंस, दैट इज द प्रेडिकेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्लॉज में, तो यहाँ पर बोला कि इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मेक श्योर कि उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, किसी भी सेंटेंस में जनरली एक सब्जेक्ट होता ही है, और एक वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है 2 तरह के क्लॉजेस होते हैं। अच्छा, उससे पहले आप जान लो कि जो क्लॉज होता है ना, इट कैन मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन और मे फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अनलाइक फ्रेजेस जो कि ऊपर आपने पढ़े थे कि वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस ओनली इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। लेकिन क्लॉज में ऐसा नहीं है, क्लॉज अपने आप में भी एक कंप्लीट सेंस बना सकता है खुद से भी, और कभी कभी वो सेंटेंस का भी पार्ट होता है। तो डिफरेंस समझ में आया फ्रेज और क्लॉज का, कि फ्रेज ऑन इट्स ओन डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, बट क्लॉजेस कैन हैव कंप्लीट मीनिंग ऑन देयर ओन, ठीक है। बोथ आर फॉर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, बट एक का खुद का मीनिंग भी होता है, एक का खुद का अलग से मीनिंग नहीं होता है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में पहला है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। What is it? A main clause has a subject and a predicate and expresses a complete thought. It can stand by itself as a complete sentence. एक मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जैसा कि अभी बताया था थोड़ी से टाइम पहले कि हर सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। उसी तरह जो मेन क्लॉज होता है उसका खुद का भी एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबली रीजंस कि व्हाई अ क्लॉज हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन, क्योंकि इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसी वजह से इसका अपना खुद का अलग से भी एक मीनिंग होता है। It does not need a help of a sentence to, you know, make a meaning and express a complete thought. It can stand by itself as a complete sentence. Example पढ़ते हैं. He has a chain of gold. He has a chain of gold.
अब आप मुझे सोच के बताओ चारू कि इसका कोई मतलब अपने आप में एक मीनिंग बैठ रहा है क्या? ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड. इज इट वेरी मच क्लियर? नो मैम. नो. व्हाई इज इट सो? नो मैम, सॉरी. क्लियर क्लियर है मैम. हाँ, बिकॉज आगे पीछे मैंने कुछ फुल यस स्टॉप मैम. कॉमा नहीं दिया है. मैंने सॉरी, आई एम नॉट गिविंग अ बट और अ कॉमा. आई एम जस्ट सेइंग वन सेंटेंस. ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड. उसके पास एक सोने की चेन है. दैट्स इट. सो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, राइट? इसमें कुछ एड ऑन नहीं भी करे तो इसका अपना कंप्लीट मीनिंग बैठता है, राइट? तो दिस इज अ इंडिपेंडेंट और अ मेन क्लॉज. अच्छा, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड इंडिपेंडेंट हियर पता है क्या? क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है. इसको और किसी वर्ड्स की हेल्प की जरूरत नहीं है टू मेक इट अ टू गिव इट अ कंप्लीट मीनिंग. दैट्स व्हाई वी call is that we call it as a main or independent clause. तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. रीना लिव्स इन लंदन. Reena lives in London. This sentence is complete in itself, right? यहाँ पे पता चल रहा है कि रीना कहाँ रहती है? लंदन शहर में रहती है. So it is again a complete sentence in itself. ये था हमारा independent clause. Now we will study the other type of clause, that is a subordinate or dependent clause. Okay. So what is a subordinate या फिर dependent clause? देखो, मेन वर्ड जो होता है ना, मेन का मतलब क्या होता है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन है. अब मेन के अंडर में कुछ होता है ना, उसका छोटा पार्ट, तो उसको हम लोग सबऑर्डिनेट बोलते हैं. जैसे कि ऑफिसेस में आपने ये वर्ड सुना होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट. सुपीरियर कौन होता है? हेड होता है. और उसके अंदर अंडर में जो काम करता है वो सबऑर्डिनेट होता है. इसी तरह मेन के अंडर वाला हो जाएगा सबऑर्डिनेट. तो पहला क्लॉज था मेन क्लॉज और दूसरा वाला क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज. और पहला वाला क्लॉज का दूसरा नाम क्या था? इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इसका दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आप समझ जाओगे कि ये वाला क्लॉज का मतलब क्या है. ये वाला क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि ये डिपेंडेंट होता है किस पर? सेंटेंस पर. दैट्स व्हाई हम लोग इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोले हैं. और पहले वाले को इंडिपेंडेंट बोले थे क्योंकि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं था. What it is? A subordinate clause consists of a subject and predicate but does not make complete sense on its own. It is dependent on the main clause to express a complete thought. It is also having one subject and one predicate, but still it does not give you a complete sense. दूसरा चीज, it is dependent on the main clause. ताकि एक complete meaning निकल कर आए, it is dependent on the main clause. Example से पढ़ते हैं और clear हो जाएगा. He has a chain which is made of gold. He has a chain which is made of gold. What is the difference? ऊपर अपने पढ़े कि he has a chain of gold और यहाँ पर अपने पढ़ रहे हैं he has a chain which is made of gold. आप एक चीज नोटिस करना और बताना. पहला बात chain of gold और दूसरा मैं बोलती हूँ which is made of gold. दोनों का मतलब सेम है क्या? चेन ऑफ गोल्ड को मैं दूसरे तरीका से बोल सकती हूँ ना कि चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, राइट? यस मैम. इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि चेन ऑफ गोल्ड मतलब ही वही हो गया कि गोल्ड से बना हुआ. उसी तरह मैंने बोला कि रीना लिव्स इन लंदन एंड व्हाट इज द अदर वे आई कुड से दैट दिस इज द प्लेस वेयर द प्लेस वेयर रीना लिव्स इज लंदन. मैं दूसरे तरीका से बोल सकती हूँ. तो बोलने का मतलब क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे डिपेंड कर जा रहे हैं ना. जैसे कि देखो, he has a chain which is made of gold. अच्छा, which is made of gold यहाँ पर क्या है ना, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब मैं खाली which is made of gold बोलूंगी, it will give you any complete meaning? No. But when I say he has a chain which is made of gold, it is giving you a complete sense कि उसके पास जो चेन है वो सोने से बना हुआ है. तो ही हैज अ चेन का यहाँ पे रेलिवेंस है और वो डिपेंड कर रहा है विच इज मेड ऑफ गोल्ड वाला बात डिपेंड कर रहा है ही हैज अ चेन के ऊपर टू गिव इट अ कंप्लीट मीनिंग. सो इसीलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. लेकिन ऊपर में तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था चेन ऑफ गोल्ड, तो मतलब क्लियर था ना कि चेन गोल्ड का है. वहां पे उसका अपने आप में भी एक मीनिंग बैठ रहा है चेन ऑफ गोल्ड का. बट विच इज मेड ऑफ गोल्ड का मतलब क्या चीज गोल्ड का बना हुआ है. आई हैव नॉट क्लियरली मेंशन्ड व्हाट इज मेड ऑफ गोल्ड. So that's the reason कि चेन ऑफ गोल्ड आ जाएगा आपका मेन क्लॉज में
विच इज मेड ऑफ गोल्ड आ जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसका खुद का अपना मीनिंग नहीं हो वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, और जिसका अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग हो वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। अभी जस्ट पढ़ी डिपेंडेंट क्लॉज, अब इसके भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। आपको नेम से क्लियर हो जाना चाहिए। व्हेन आई से एडजेक्टिव क्लॉज दैट मींस इट शुड कंटेन वन एडजेक्टिव। व्हेन आई से अ एडवर्ब क्लॉज इट शुड कंटेन एन एडवर्ब, और व्हेन आई से अ नाउन क्लॉज इट शुड हैव अ नाउन। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इट दोज नेम्स। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होएगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज तो है ही वो, क्योंकि उसी का टाइप हम पढ़ रहे हैं। जिसका फंक्शन होगा ना एक एडजेक्टिव, माने वो बिहेव करेगा लाइक अ एडजेक्टिव, वो है डिपेंडेंट क्लॉज, बट इट विल एक्ट लाइक अ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है ये हमको पता है, क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन जो डिस्क्राइब करता है उस पर्सन को, वो होता है एडजेक्टिव। गुड, बैड, स्वीट, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे वर्ड्स के एडजेक्टिव होते हैं, किसी की भी क्वालिटी हमें जो बताती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, द स्टार परफॉर्मर एट द कॉन्सर्ट चूज ड्रेस which would look good on her. The star performer at the concert chose dresses which would look good on her. यहाँ पर पहले तो इसका ट्रांसलेट करके मतलब समझते हैं। यहाँ पर बोला कि जो स्टार परफॉर्मर थी कॉन्सर्ट की, उसने ड्रेसेस चूज, वही सारे ड्रेसेस चूज किए जो उसके ऊपर अच्छा लगता है। लाइक आउट ऑफ 10 ड्रेसेस मे बी शी हैज चोजन 4 और 5, वो 4 और 5 उसने चूज किया जो उसके ऊपर खिल रहे थे, जो उसके ऊपर अच्छे लग रहे थे। तो पहला तो बात हम लोग क्लॉज पढ़ रहे हैं, क्लॉज पढ़ रहे हैं तो मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस तो क्लॉज होता नहीं है, कुछ पार्ट होता है। और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज, तो डिपेंडेंट में भी हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो आप ध्यान से बहुत ही समझो कि इसमें क्या हो सकता है। आप देखो, विच वुड लुक गुड ऑन हर, अगर मैं खाली विच वुड लुक गुड ऑन हर बोलती हूँ पूरे सेंटेंस में से, तो ये पहला बात ये कंप्लीट मीनिंग तो दे ही नहीं रहा है, क्या चीज किस पर अच्छा लग रहा है। आई हैव नॉट मेंशन्ड, आई जस्ट से विच वुड लुक गुड ऑन हर, तो ये क्लॉज हो सकता है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सो विच वुड लुक गुड ऑन हर इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको ब्रेक करते हैं। इसमें अगर मैं बोलूँ आपको कि एडजेक्टिव कहाँ है, तो गुड क्या होता है, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये तो एडजेक्टिव का पार्ट है, राइट? ये एडजेक्टिव का पार्ट है। तो अगर गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। विच वुड लुक गुड ऑन हर मतलब जो उसके ऊपर अच्छा लगे। लेकिन व्हेन आई से द स्टार परफॉर्मर एट द कॉन्सर्ट चोज ड्रेसेस विच वुड लुक गुड ऑन हर, इसका मतलब हो जाता है कि जो स्टार परफॉर्मर कॉन्सर्ट में है उसने वही ड्रेसेस चूज किए जो उसके ऊपर अच्छी लगे। अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूँ ना तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ सिर्फ विच वुड लुक गुड ऑन हर, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के नहीं आता है। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। गुड। तो ये आपका था एडजेक्टिव क्लॉज। Why the name adjective clause is given? Because the word here good is acting like a adjective only. That's the reason. अच्छा, next है adverb clause. Before telling you adverb clause, I hope you know the meaning of adverb. I presume. Can you tell me what is an adverb? मैम जो डिस्क्राइब करता है कोई भी वर्ड को, मतलब सेंटेंस को। No. Because अगर describe वाला बात अगर आप बोलते हो ना, because any word which describes basically noun, it's a adjective, not a adverb. And sentence को तो बिल्कुल नहीं। Adverb क्या होता है मैं बता देती हूँ। Adverb is a word which is giving a meaning to a verb or which is modifying a verb. लाइक वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है, अभी ऊपर पढ़कर आए थे। चलना, खाना, बैठना, सोना, उठना, ये सब काम करना होता है। एंड कोई भी तरह का काम या एक्शन आप करते हो ना, वो एडवर्ब होता है। अब आप वो एडवर्ब यानी कि वो काम आप किस तरीका से कर रहे हो, जैसे कि आप धीरे कर रहे हो, आप फटाफट कर रहे हो, स्लो करना, फास्ट करना, किस स्टाइल में कर रहे हो, वो बताता है हमें एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई से द बॉय इज वॉकिंग, तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, वर्ब है, बिकॉज वॉकिंग इज अ एक्शन वर्ड। बट व्हेन आई से द बॉय इज वॉकिंग स्लोली, माने मैं बता रही हूँ कि वो लड़का धीरे चलता है। तो यहाँ पे जो वर्ड स्लोली है ना,
It is telling me how the boy is walking, the manner in which the boy is walking. That means slowly word जो है यहाँ पे वो modify कर रहा है meaning of the word walking को, कि वो किस तरह से walk कर रहा है, slowly walk कर रहा है. तो adverb क्या है यहाँ पे पता है? slowly. अभी समझ में आया adverb क्या होता है? जो काम है वो यस किस मैम। तरह से वो काम हो रहा है वो होता है एडवर्ब. तो अभी आपको पता चल गया एडवर्ब क्या होता है, तो अब आप समझो कि एक एडवर्ब क्लॉज क्या होता है. अच्छा, हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप पढ़ रहे हैं, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज तो डेफिनेटली है ही, जो फंक्शन करता है लाइक अ एडवर्ब. ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एक डिपेंडेंट क्लॉज जो फंक्शन करता है लाइक अ एडजेक्टिव इज अ एडजेक्टिव क्लॉज. तो आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप लॉजिक समझो, आपको नाम से क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन. उसी तरह एडवर्ब क्लॉज क्या होगा? वो डिपेंडेंट क्लॉज व्हिच फंक्शंस लाइक अ एडवर्ब. नाम से ही क्लियर है, उसका फंक्शन वही है, इसीलिए उसको वही नाम दे दिया. तो एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, किसी भी वर्ड को नहीं, वर्ब को. क्योंकि देखो ना, आप एडवर्ब वर्ड को ब्रेक करो, एड वर्ब, एडी एड प्लस वर्ब, माने कुछ ऐड कर रहे हैं वर्ब के साथ, तभी तो वर्ड बनकर आया एडवर्ब. ठीक है. अच्छा, ट्विस्ट क्या है इसमें पता है आपको? कि नॉट नेसेसरी ओनली अ वर्ब, इट कैन बी समटाइम्स एन एडजेक्टिव एज वर्ब एज वेल. कभी कभी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब. वर्ब को तो करता ही है 90% ऑफ द टाइम. कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में आप देखोगे कि एडजेक्टिव को भी एड ऑन अगर करते हैं कोई वर्ड, जैसे कि ब्यूटीफुल और वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, हमको पता है, लेकिन व्हेन आई से वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी वर्ड यहाँ पे क्या है पता है? एडवर्ब है. तो नॉट नेसेसरी कि वर्ब में जो ऐड हो वो एडवर्ब हो, कभी कभी एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड ऑन करते हैं तो वो भी एडवर्ब होता है. ठीक है ना? एग्जाम्पल, द सबऑर्डिनेट क्लॉज when the food arrived functions as an adverb to modify 88. मतलब जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, when the food arrived the children ate everything. इसका मतलब कि जब खाना आया तो बच्चे लोग ने सब कुछ खा लिया. अब आप देखो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? when the food arrived, क्योंकि द चिल्ड्रन एट एवरीथिंग का तो अपना एक मीनिंग है, लेकिन मैं कंडीशन बोलती हूँ when the food arrived, तो आपको कंप्लीट मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो यहाँ पे क्लॉज क्या होगा? when the food arrived. Why? Because we are talking about dependent clause, तो which is not having a complete meaning. तो इस दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंस में मुझे ये तो समझ में आ गया कि when the food arrived होगा हमारा यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब मेरे को समझना होगा यहाँ पर कि why it is an adverb clause, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? द चिल्ड्रन एट एवरीथिंग. अच्छा, कब खाया बच्चों ने? एट मतलब वर्ब होता है, राइट? खाना, एक्शन. नाउ हाउ और व्हेन इज द व्हेन द चिल्ड्रन एट, मॉडिफाई क्या कर रहे हैं? कौन सा बात डिस्क्राइब कर रहे हैं इस बात को कि बच्चों ने कब खाया? जब फूड आया तब खाया. तो जब फूड आया यहाँ पर क्या कर रहा है पता है? इट इज एक्टिंग लाइक अ एडवर्ब. when the food arrived, यहाँ पे फंक्शन किसका कर रहे हैं? कि एडवर्ब का कर रहे हैं. अभी मैंने हिंदी में आपको बताया था ना कि जो हमें बताता है कि वो काम किस तरह से हुआ है, कब हुआ है. जैसे यहाँ पर क्या काम हुआ कि बच्चों ने खाया. बच्चों ने कब खाया? जब फूड आया. तो जब फूड आया यहाँ पे काम कर रहा है एक एडवर्ब. दैट्स व्हाई when the food arrived is a subordinate clause acting as a adverb. इसीलिए it is the adverb clause. Any doubt, Charu? If any doubt, please let me know. I will repeat. Or we can proceed. नो मैम, ऑल क्लियर। Very good. Okay. नेक्स्ट है नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या होता है? ये भी एक ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक फंक्शन करता है नाउन की तरह. नाउन क्या होता है? कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी थिंग का नाम को हम नाउन बोलते हैं. एग्जाम्पल, दैट इट विल रेन सीम्स लाइकली. बारिश होने वाली है ये समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो सकता है? दैट इट विल रेन, ये क्या है? सब्जेक्ट. और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज अभी आपको मैंने बताया नहीं है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है. अभी आप ये जान लो कि ये यहाँ पर नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि रेन क्या है? यहाँ पे नाउन है. तो नाउन क्लॉज में डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ नाउन, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट इज अ नाउन क्लॉज. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है कि दैट इट विल रेन एक कंडीशन है. क्लियर?
हमारा हो गया फ्रेजेस और क्लॉजेस कंप्लीट इसके साथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब? सेंटेंस। ओके, so we will do what is a sentence. You can see, I hope, right, on page number 4. स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Okay. So what is a sentence? A sentence is a group of words that make complete sense to a reader. It expresses a complete thought. It typically contains a subject and predicate. It begins with a capital letter. Ma'am, Yes, Charu? excuse me, ma'am. एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर को कुछ बोलना था। ओके, सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसको पढ़कर एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है, दैट इज अ सेंटेंस। और एक कंप्लीट थॉट या एक कंप्लीट आइडिया जो हमें देता है, दैट इज अ सेंटेंस। और हर सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, व्हिच वी हैव रेड बिफोर आल्सो। पर मेक श्योर याद रखना कि हर सेंटेंस स्टार्ट होता है विद अ कैपिटल लेटर और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। माने वो जो शुरुआत की जो वर्ड होती है सेंटेंस की, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, इट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल। दूसरा बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी सेंटेंस या तो वो खत्म होगा तो फुल स्टॉप लगेगा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो एंड होगा विद अ क्वेश्चन मार्क, या फिर अगर मैं कोई सरप्राइजिंग आइडिया एक्सप्रेस कर रही हूँ या कोई फैक्ट ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ विच इज वेरी सरप्राइजिंग और वेरी शॉकिंग इन नेचर, देन इट विल एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या याद बताया दो चीज कि इट विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एज द केस मे बी। और एक सेंटेंस का सबसे मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट पता है क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब एंड व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब, ये समझो। वर्ब हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है, कोई भी एक्शन वर्ड को हम लोग बोलते हैं वर्ब। देन द क्वेश्चन कम्स, मैम व्हाट इज अ फाइनाइट और अ इनफाइनाइट वर्ब? देखो, इनफाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैथ से पता होगा अगर आपको, कि कोई भी चीज इनफाइनाइट कब होता है? जब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, जब आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना। बट व्हेन आई से फाइनाइट, so finite is something which is practical, which is measurable, right? So here when I say finite verbs ना, finite verb से मेरा मतलब होता है कि कुछ नंबर या पर्सन में मैं डिनोट कर सकती हूँ, इसको लिमिट कर सकती हूँ कि हाँ इतना 10, 15, 12, दैट इज लिमिटेड, सो दैट्स फाइनाइट। ओके, एग्जाम्पल पढ़ते क्लियर हो जाएगा। आई लाइक फिल्म्स, आई लाइक फिल्म्स माने मुझे फिल्म्स पसंद है। फिर मैंने बोला आई लाइक हॉरर फिल्म्स, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे किस टाइप की फिल्में पसंद है, मुझे हॉरर मूवीज पसंद है। थर्ड मैंने बोला आई लाइक हॉरर फिल्म्स विच आर बेस्ड ऑफ ट्रू स्टोरीज, अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे हॉरर फिल्म्स में भी वही पसंद है जो ट्रू स्टोरीज के ऊपर निर्धारित है। एंड लास्ट में मैंने बोला आई लाइक हॉरर फिल्म्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज एंड टेरिफाई मी कम्प्लीटली। फोर्थ में मैंने क्या बोला कि मुझे हॉरर फिल्म्स पसंद है, वो हॉरर फिल्म पसंद है जो ट्रू स्टोरीज पर तो बेस्ड है और साथ साथ जो मुझे अच्छी तरह से डरा सके। मुझे इंटेंस वाले हॉरर मूवीज पसंद है, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी मूवी में डाल दिया हॉरर मूवी हो गया, जो इंटेंस कर सके, मुझे डरा सके, अंदर तक टेरिफाई कर सके। आई ओनली लाइक दोज मूवीज। नाउ और 4 एग्जांपल्स ये सारे जो मैंने बोले ना, ये चारों के चारों सेंटेंस थे, चारों में सब्जेक्ट भी था, चारों में प्रेडिकेट भी था, इसीलिए ये चारों क्या थे? सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। माने आप क्या डिफरेंस नोटिस किया अगर चारों सेंटेंस पे आपने ध्यान दिया होगा तो? कोई पहला सेंटेंस सबसे छोटा था, दूसरा में मैंने थोड़ा सा उसको लेंथ वाइज बढ़ाया, उसमें कुछ एड ऑन किया, और फोर्थ वाले में मैंने और ज्यादा इलाबोरेट किया। लेकिन आप नोटिस करो, अगर चारों को मैं अलग अलग देखूं अलग नजरिए से, तो अपने आप में चारों ही कंप्लीट थे, चारों का एक मीनिंग था। It was not dependent on anything else. So it was a independent sentence in itself.
But what we can do, we can Yes, add ma'am. object, we can add phrases, we can add clauses to the sentence to lengthen it. उसको बड़ा करने के लिए हम लोग उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको और ज्यादा Yes, कंप्लीट ma'am. कर सकते और हैं क्लेरिफाई और करने के क्लैरिफाई लिए. कर सकते हैं. वेरी गुड. तो ये सारे लेकिन सेंटेंस की कैटेगरी में तो आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कैसे. देखो आपको एक हिंट देती हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तब. क्योंकि सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है विद द कैपिटल लेटर एंड जनरली एंड्स विद द फुल स्टॉप. लेकिन आप याद करो मैंने आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस में नहीं बोला था ऐसा कुछ. कभी नहीं बोला था कि क्लॉजेस और फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. नेवर, नॉट नेसेसरी, राइट. So that is also one of the way to differentiate a sentence and a phrase or clause. Although आपको rules के according भी इतना तो clear होगा कि obviously sentence बहुत अलग होता है phrase या clause से. ठीक है ना. तो subject और predicate हम कब से ये word का use कर रहे हैं. starting of the class से मैं बार-बार subject predicate word को बहुत बार use कर चुकी हूँ. अब ये होता क्या है वो समझो. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर एक सेंटेंस बनता है. पहले तो समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या क्या चीजों से बनता है. सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं. देखो बहुत सारे शब्द होते हैं वो जुड़कर एक सेंटेंस बनते हैं, राइट. तो वो पार्ट्स क्या होते हैं वो जानने हैं. जैसे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये दो तो हम बार बार बता चुके हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस. जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, वर्ब, फ्रेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स. ये सारी चीजों से बनता है एक सेंटेंस और ये सारे क्या है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. नाउ डिटेल में व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने बोला था ना जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज द सब्जेक्ट. द पर्सन और थिंग अबाउट whom it is about whom the sentence is based upon. माने the subject is the person or thing about which something is stated. जिस भी चीज के बारे में या जिस भी person के बारे में बात हो रहा है that is the subject. Then what is the predicate? Predicate is that part of the sentence that tells us something about the subject. किसके बारे में बात हो रहा है वो सब्जेक्ट है और क्या बात हो रहा है उसके बारे में वो प्रेडिकेट. मैंने बोला चारू इज अ ओबीडियंट गर्ल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है चारू, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं चारू के बारे में बात कर रही हूँ. लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ उसके बारे में कि शी इज अ ओबीडियंट गर्ल. तो इज अ ओबीडियंट गर्ल क्या है यहाँ पर प्रेडिकेट बिकॉज दैट इज टेलिंग मी अबाउट चारू, अबाउट सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट क्या है सब्जेक्ट क्या है क्लियर हो गया होगा. बहुत सारे एग्जाम्पल है एक एक करने का लॉजिक नहीं है बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. What is a direct object? Direct object is a person or thing that is affected by the action verb of the subject. You could say that the direct object receives the action of the verb. It follows the verb and answers the question what. मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन या थिंग होता है जो उस वर्ब से अफेक्ट हुआ हो. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ एक्शन का इम्पैक्ट पड़ा हो जिसके ऊपर. जैसे मैंने बोला राम kicked the ball. राम kicked the ball. आप देखो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है kicked है. अच्छा उसने किस ऑब्जेक्ट को किक किया उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा बॉल पे. किक किसको मारा गया बॉल को. तो बॉल वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसके ऊपर में वर्ब यानी कि एक्शन का इम्पैक्ट पड़ा. एक्शन यहाँ पे किक है, किक का इम्पैक्ट पड़ा बॉल के ऊपर. तो द बॉल यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. उसी तरह मैं बोली द बॉल हिट शीला. बॉल ने हिट किया किसको हिट किया शीला को. हिट किया यहाँ पे वर्ब है और उस हिट का इम्पैक्ट किस पे पड़ा शीला पे. तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है शीला. अब एक बात याद रखना कि यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ ना तो डोंट टेक इट लिटरली. ऑब्जेक्ट यहाँ पे खाली किसी थिंग को नहीं बोला जा रहा. इस केस में ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है. तो यहाँ पे शीला तो एक